स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सेकेंडरी स्टील मेकिंग की एक बेहद हाई स्टेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वही जगह है जहां भट्टी से निकलने के बाद लिक्विड स्टील को एक्चुअली प्योर किया जाता है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का पूरा साइंस। आज का हमारा रोड मैप काफी क्लियर है। हम शुरू करेंगे फ्रेशली मेल्टेड स्टील में छुपे उन दुश्मनों से और फिर एक एक करके उन्हें हटाने के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देखेंगे, जैसे डीऑक्सीडेशन, वैक्यूम सॉल्यूशंस और कुछ एडवांस्ड डीगैसिंग मेथड्स। तो चलिए अपने पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं, एनिमीज इनसाइड लिक्विड स्टील। क्योंकि प्राइमरी स्टील मेकिंग के बाद भी मेटल एक्चुअली डेंजरस इंप्योरिटीज से इन्फेक्टेड रहता है। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ताज़ा पिघला हुआ स्टील जो देखने में इतना परफेक्ट लगता है वो एक्चुअली हाईली डिफेक्टिव क्यों होता है? इसका रीजन हमारे आसपास ही है। एटमॉस्फेरिक एयर, वेट स्क्रैप और प्राइमरी ऑक्सीजन ब्लोइंग से ना कई सारे हार्मफुल एलिमेंट्स चुपचाप इस लिक्विड मेटल में खुल जाते हैं। बेसिकली हम 3 इनविजिबल विलेंस की बात कर रहे हैं। पहला है ऑक्सीजन, जो प्राइमरी ब्लोइंग और सीधे एटमॉस्फेयर से आता है। दूसरा है नाइट्रोजन, जो हवा में मौजूद 79% नाइट्रोजन के मैसिव भंडार से निकलता है। और तीसरा है हाइड्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर यानी नमी से अंदर आ जाता है। ये तीनों गैसेस लिक्विड मेटल के स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये बखूबी इलस्ट्रेट करता है कि हर एक गैस कैसे फाइनल कास्टिंग में कैटास्ट्रोफिक फेलियर का कारण बन सकती है। जैसे ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर CO गैस के ब्लो होल्स बनाती है, नाइट्रोजन मेटल को ब्रिटल यानी भंगुर कर देती है, और हाइड्रोजन अंदर ही अंदर माइक्रो क्रैक्स और पिनहोल्स पैदा करती है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो समझिए मेटल का स्ट्रक्चर कोलैप्स होना तय है। ऑक्सीजन सिर्फ ब्लो होल्स ही नहीं बनाती, एक और प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसे हम इंक्लूजन्स कहते हैं। जब लिक्विड में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आयरन, सिलिकॉन या मैंगनीज के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। ये इंक्लूजन्स स्टील की क्वालिटी को लिटरली बर्बाद कर देते हैं और उसे अंदर से खोखला और ब्रिटल बना देते हैं। और नाइट्रोजन का इम्पैक्ट तो और भी कॉम्प्लेक्स है। ये स्ट्रेन हार्डनिंग नाम का एक फिनोमेनॉन क्रिएट करती है। इसका मतलब है कि मेटल को डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें एवरीडे आइटम्स जैसे डीप ड्रॉन किचन के बर्तन बनाने के लिए हाई डक्टिलिटी चाहिए होती है, लेकिन नाइट्रोजन इस डक्टिलिटी को ड्रास्टिकली कम कर देती है। अगर नाइट्रोजन स्टील में रह गई तो मोड़ने पर मेटल सीधा टूट जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका केमिकल सॉल्यूशन, द डीऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये किसी केमिकल रेस्क्यू मिशन से कम नहीं है। इस डीऑक्सीडेशन के एग्जैक्ट सीक्वेंस को समझते हैं। सबसे पहले लिक्विड मेटल में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या मैंगनीज जैसे मेटालिक डीऑक्सीडाइजर्स डाले जाते हैं। ये एलिमेंट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ बड़ी अग्रेसिवली बॉन्ड बनाते हैं और हार्मफुल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये ऑक्साइड्स तैरकर ऊपर आ जाते हैं और सेफ्टी के साथ स्लैग में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये एग्जैक्टली प्राइमरी स्टील मेकिंग का रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्सीजन को तो हमने केमिकल तरीके से निकाल लिया, लेकिन बची हुई गैसेस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या? इसके लिए हमें एक मैकेनिकल थर्मोडायनामिक अप्रोच चाहिए, द वैक्यूम सॉल्यूशन। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये सोडा बॉटल एनालॉजी है। एक बंद सोडा बॉटल को देखिए, हाई प्रेशर की वजह से उसमें CO2 डिसॉल्व रहती है। लिक्विड स्टील का भी यही हाल है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होता है, इसलिए गैसेस उसमें घुली रहती हैं। साइंस काफी सिंपल है। जैसे ही सराउंडिंग प्रेशर कम होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी भी ड्रॉप हो जाती है। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि अगर हम लिक्विड स्टील के ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दें, जैसे कि एक वैक्यूम चेंबर में, तो ट्रैप्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अग्रेसिवली बाहर निकलने लगती हैं, एकदम वैसे ही जैसे सोडा बॉटल का ढक्कन खोलते ही बबल्स बाहर आते हैं। लेकिन इस वैक्यूम प्रिंसिपल को इंडस्ट्रियल स्केल पर अप्लाई करने के लिए भारी भरकम मशीनरी की जरूरत पड़ती है। लेट्स लुक एट एडवांस्ड डिगैसिंग मेथड्स। RH वर्सेस लीडल। मेन रूप से 2 प्राइमरी सिस्टम्स होते हैं। एक है RH डिगैसर, जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन से सुप्रीम प्योरिटी देता है और रेलवे ट्रैक्स जैसे हाई स्टेक्स एप्लीकेशंस में यूज होता है। दूसरा है लैडल डिगैसर, जो थोड़ा सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसे आमतौर पर स्ट्रक्चरल TMT बार्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी मशीन यूज होगी ये फुली डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट का एंड यूज कितना क्रिटिकल है। RH डिगैसर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाकई ब्रिलियंट है। लेडले के ऊपर एक रिफ्रैक्टरी लाइन्ड वैक्यूम चेंबर होता है और उसमें से 2 स्नॉर्कल्स सीधे लिक्विड स्टील में डाले जाते हैं। एक स्नॉर्कल से आर्गन गैस इंजेक्ट की जाती है जो मेटल को ऊपर उठाती है, और फिर मेटल एक्सट्रीम वैक्यूम में लगातार सर्कुलेट होता रहता है।
ये स्मार्ट डिज़ाइन इसलिए है ताकि एक बार में सिर्फ थोड़े से मेटल को वैक्यूम में खींचकर मैक्सिमम गैस एक्सट्रैक्शन किया जा सके। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है। ये नंबर देखिए, 1.6 पार्ट्स पर मिलियन। RH डीगैसर हाईली डेंजरस, क्रैक इंड्यूसिंग हाइड्रोजन को निकालकर सिर्फ 1.6 ppm तक ले आता है। इंडियन रेलवेज की ट्रैक्स के लिए ये प्योरिटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसके कॉन्ट्रास्ट में लैडल सिस्टम काफी सिंपल है। इसमें पूरे मेटल फिल्ड लैडल को एक वैक्यूम टैंक पे रखकर सील कर देते हैं और हैवी वैक्यूम अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है बॉटम आर्गन पर्जिंग। नीचे से आर्गन गैस पर्ज करके लिक्विड को स्टर किया जाता है। अगर ये स्टरिंग नहीं होगी तो बॉटम में बैठी हुई गैसेस कभी टॉप पर वैक्यूम के कांटेक्ट में आएंगी ही नहीं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। लंबे वैक्यूम साइकिल्स के दौरान मेटल काफी ठंडा हो जाता है। इसके लिए एक वेरिएशन है वैक्यूम आर्क डीगैसिंग या VAD। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लेडल डीगैसर की तरह काम करता है, पर इसमें 3 अलग-अलग इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स मेटल को हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करते हैं, जिससे पूरे प्रोसेस के दौरान प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन रहता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक काफ़ी बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर 100% परफेक्ट प्योरिटी केमिकली नामुमकिन है, तो इन एडवांस्ड वैक्यूम टेक्निक्स में मास्टर बनके हम इंडिस्ट्रक्टिबल स्टील बनाने के आखिर कितने करीब पहुंच गए हैं। सेकेंडरी स्टील मेकिंग सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये लिमिट्स को पुश करने की एक आर्ट है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिला होगा।